हाय फ्रेंड्स, माँ शारदे क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज में हमने पिछली क्लास में देखा था संविधान सभा की कार्यप्रणाली, है ना, संविधान का निर्माण की प्रक्रिया और संविधान सभा की कार्यप्रणाली। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव महत्वपूर्ण क्यों है? उद्देश्य प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है कि उद्देश्य प्रस्ताव है ना, जो संविधान का निर्माण करने वाले लोग थे उनका क्या उद्देश्य था, वो भारत की जनता के लिए, भारत की जनता को क्या सहूलियत देना चाहते थे या भारत की जनता के लिए वो क्या करना चाहते थे ना, उसका उद्देश्य या संविधान में वो किन किन बातों को शामिल करना चाहता था, हमें उन सब बातों की जानकारी जो मिलती है वो किससे मिलती है? उद्देश्य प्रस्ताव से। और उद्देश्य प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है बाद में यही इसी का ही संशोधित रूप जो था वो क्या हुआ, वो प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। किनके द्वारा पेश किया जाता है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो संविधान सभा में पेश किया जाता है। ठीक है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इनमें किन किन बात, इनमें क्या क्या कहा गया ना, तो यह संविधान सभा, उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। पहली बात क्या की गई कि ये संविधान सभा है ना, भारत को क्या करती है? स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, है ना, गणराज्य घोषित करती है। ठीक है, और भारत को चलाने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की घोषणा करती, क्या करती है? भारत में भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए क्या करती है? संविधान सभा के निर्माण की घोषणा। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव में पहली बात क्या की गई कि भारत को, ये जो संविधान सभा है भारत को क्या करती है? स्वतंत्र घोषित करती है। संप्रभु यानी संप्रभु का मतलब जिसका अपने क्षेत्र पर स्वयं का शासन हो, ना, जनता का शासन। ठीक है, तो भारत को क्या करती है? स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और इसके प्रशासन को चलाने के लिए, भारत के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की घोषणा करती है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें क्या किया? ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा अन्य वे क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। दूसरी बात क्या कही गई इसके अंदर? तो ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र, ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र, है ना, ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र का मतलब जहाँ पे अंग्रेजों को क्या था? प्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक है, फिर क्या कौन सी थी? देसी रियासतें, देसी रियासतें। और वे क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? जो भारत में शामिल होना चाहेंगे वो किसका हिस्सा होंगे? तो वो हिस्सा होंगे भारत संघ का। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव से अभी हमने दो बातें समझ में आती। पहली बात क्या है कि उद्देश्य प्रस्ताव के तहत, उद्देश्य प्रस्ताव में पहली बात ये कही कि भारत को स्वतंत्र संप्रभु और गणराज्य घोषित किया जाता है। ठीक है, और भारत के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है? ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र और देसी रियासतें और जो भारत में शामिल होने वाले क्षेत्र होंगे वो सब किसका हिस्सा होंगे? वो सब हिस्सा होंगे भारत संघ का। ठीक है, किसका हिस्सा होंगे? भारत संघ का। फिर तीसरी बात इसमें क्या की गई? तो उक्त वर्णित सभी क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। यानी कि जो क्षेत्र का वर्णन किया गया है ना, उन सभी क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किनके संविधान सभा करेगी, है ना। क्षेत्रों का निर्माण, क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण कौन करेगी? संविधान सभा, है ना। इनकी सीमाओं का निर्धारण
संविधान सभा करेगी, और अगर वे चाहेंगे, ठीक है, तो जो सभी शक्तियां हैं उनमें निहित रहेगी, है ना, प्रशासन की शक्तियां उनमें निहित रहेगी, केवल अवशिष्ट शक्तियों को छोड़कर। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ निहित, किन में निहित रहेगी, तो अवशिष्ट शक्तियां निहित रहेगी केंद्र में, है ना, ठीक है। तो तीसरी बात क्या की गई कि क्षेत्र की ऐसे जो क्षेत्र हैं, ऊपर उपयुक्त जो वर्णित क्षेत्र थे हमने देखे थे, उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। 1 सेकंड, है ना, सुनिए। तो क्या हुआ कि क्षेत्र का सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, और अगर वे चाहेंगे तो उनकी जो प्रशासन की शक्तियां हैं वो उनमें निहित रहेगी, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र को प्राप्त होगी, ठीक है, केंद्र को सौंपी जाएगी, ठीक है। फिर संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत क्या होगी, भारत की जनता होगी। यानी कि जो भी सरकारी तंत्र होगा, है ना, क्या, संप्रभु भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत क्या होगी, भारत की जनता होगी, ठीक है। यानी कि सभी को शक्तियां, जो भी सरकारी प्राधिकारी, है ना, सरकारी प्राधिकारी यानी कि सरकारी संघ है, चला जाओ, सॉरी, ना, क्या होगा कि सभी जो सरकारी प्राधिकारी है, सरकार के जितने भी अंग है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, इन सब की शक्तियों का स्रोत कौन होगी, इन सब की शक्तियों का स्रोत होगी भारत की जनता। समझ में आया? जो भी सरकारी प्राधिकारी हैं, सरकार के अंग है, ठीक है, उन सब की शक्तियों का स्रोत कौन होगी, वो होगी भारत की जनता। फिर भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। देखो क्या कहा गया इसमें, फिर 5वीं बात क्या करेंगे इसके अंदर, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, ठीक है। क्या, एक तो भारत के सभी लोगों के लिए क्या होगा, न्याय होगा, है ना, फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता कौन सा अधिकार है, अनुच्छेद 19 के तहत मिलती है ना, आर्थिक नहीं मिलती, बाकी सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता है जो वो हमें किसके तहत मिलती है, अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। तो क्या, भारत के सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, ठीक है। फिर अवसर की समता क्या दी जाएगी, अवसर की समता, है ना, विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, ये भारत के नागरिकों को दिया जाएगा, है ना। क्या किया जाएगा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति, क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास और भ्रमण की स्वतंत्रता, है ना, ये भी अनुच्छेद 19 के तहत भ्रमण की स्वतंत्रता, ठीक है। तथा लोक नैतिकता को, इस लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। किनको की जाएगी, अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग के लोगों तथा जनजातीय लोगों को, है ना, सुरक्षा प्रदान की जाएगी, है ना। क्या किया जाएगा, सुरक्षा प्रदान की जाएगी। फिर संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि भारत के जो भी संसाधन है ना, भू क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र, है ना, इन सबकी क्या सुरक्षा की जाएगी, क्या की जाएगी, इन सबकी सुरक्षा की जाएगी, ठीक है। फिर क्या था, इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, विश्व में शांति का प्रयास किया जाएगा, विश्व में शांति का
प्रयास किया जाएगा, हाँ, प्रयास किया जाएगा, मानव कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी भी स्थापना इसी कारण हुई है। हालांकि वो इतने काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी ये हमारे भारत के संविधान में बातें लिखी हुई है ना, तो विश्व में शांति का प्रयास किया जाएगा, मानव कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, फिर 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, है ना, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, है ना, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है वो सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। जितने व्यूअर्स है कम से कम उतने लाइक तो होने ही चाहिए। एंड थैंक यू सो मच।